बिना देरी के फटाफट से आज का जो वीडियो है हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अवध का अंतिम नवाब था? तो अवध का अंतिम नवाब की अगर हम बात करें तो वो था वाजिद अली शाह। इस पे कुशासन का आरोप लगा के अंग्रेजों ने 1856 में, ठीक है, 1856 में अवध को अपने अंडर में मिला लिया था। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस से किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो ये जो है लाहौर अधिवेशन में 1929 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से जाके मिला था? तो वो जो शिष्टमंडल था वो आगा खां के नेतृत्व में जाके मिला था लॉर्ड मिंटो से। कब? तो 1906 में। ध्यान रखें, ईयर काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका गठन जो है 1928 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। और फिरोज शाह कोटला मैदान में इसका गठन किया गया था, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। और इस संगठन के संस्थापक कौन थे? भगत सिंह थे, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद। इन तीनों ने मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में जरूर रखें। 5 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस योजना को डिकी वर्ल्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है? तो डिकी वर्ल्ड प्लान के नाम से जाना जाता है माउंट बेटन योजना को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड माउंट बेटन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और माउंट बेटन योजना का गठन कब हुआ था? तो 3 जून 1947 को हुआ था। ईयर काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान जरूर रखें। साथ में अगर डेट भी याद रखते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, भारत में प्रकाशित समाचार पत्र बंबई दर्पण के संस्थापक कौन थे? तो बंबई दर्पण के संस्थापक थे वो थे बाल शास्त्री जाम्बेकर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। इस समाचार पत्र का पब्लिकेशन कब हुआ था, कब से स्टार्ट हुआ था? तो इसकी जो पब्लिकेशन स्टार्ट हुई थी 1832 से हुई थी। ईयर इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, ध्यान में जरूर रखें। और ये बंबई में मराठी लैंग्वेज में इसको प्रकाशन स्टार्ट करा गया था, ठीक है। तो भारतीय जो है ना, भारत में प्रकाशित समाचार पत्र बंबई दर्पण, तो बंबई दर्पण मुंबई में ही पब्लिश हुआ था, लेकिन लैंग्वेज मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर रखें, याद रखें, मराठी लैंग्वेज में इसको पब्लिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में है? तो प्रथम 3 आश्रमों का जो है अगर इसका वर्णन बोले, उल्लेख बोले, ये है ऑप्शन नंबर ए छंदोपनिषद में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जीवन में प्रथम 3 आश्रम होते हैं, कौन कौन सा? बाल आश्रय, गृहस्थ आश्रय और वनप्रस्थ आश्रय। इन तीनों का उल्लेख छंदोपनिषद में करा गया है, जबकि 4 आश्रय का उल्लेख जबालुपनिषद में करा गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? निम्नलिखित से कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है? सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल भारत की बात करें तो वो है राखीगढ़ी। डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यह 500 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ ये एक एरिया है जो कि राखीगढ़ी हरियाणा में ये है, ठीक है। इसका याद रखें, हिसार जिले के अंदर में। तो किस एरिया में राखीगढ़ी है? हरियाणा में। जिला कौन सा? हिसार जिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली इसमें से पूछा जाएगा, ध्यान में जरूर रखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, आर्यों के मूल निवास के संबंध में किस विद्वान का मत था कि इनका मूल निवास तिब्बत था? तो वो जो विद्वान थे वो थे दयानंद सरस्वती जी। सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है? तो वो जो विद्वान थे वो थे श्री बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म का ये मत था, ठीक है। बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है, जीवित रहते हुए भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है, पूछा जाता है, ध्यान रखें इस बात का, कि बौद्ध धर्म ईश्वर तथा आत्मा को नहीं मानता है, ठीक है, जबकि बिल्कुल ही इसका अपोजिट जैन धर्म इन लोगों को मानता है। 11 देखते हैं, अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहा है? तो अशोक ने जो है भब्रू अभिलेख में खुद को सम्राट कहा है। सी करेक्ट हो जाएगा। अशोक के द्वारा ये लिखा गया है, अशोक के द्वारा मतलब लिखवाया गया है भब्रू अभिलेख, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर, दशावतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो दशावतार मंदिर का निर्माण जो है गुप्त काल में करा गया था। एक करेक्ट हो जाएगा। 13, प्रसिद्ध शासक अमेघ वश द्वारा कविराज मार्ग की रचना किस भाषा में की गई थी? तो इसकी रचना जो है कन्नड़ भाषा में की गई थी। डी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 14 देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे? तो वो जो शासक था, देखिए इन तीनों में तो कोई भी नहीं है, तो हमारा डी यहाँ ऑटोमेटिक हो जाएगा। एक्चुअली वो शासक था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के द्वारा ही शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए गए थे। इसने चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल नामक सिक्के को भी स्टार्ट करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? निम्नलिखित से किसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था वो थे अल्फ्रेड वेगर। बी हमारा बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। 16 नंबर, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये परियोजना हमेशा याद रखें, बहुत बार ये पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिमाग में जरूर बैठा लें। कृष्णा नदी पर ये स्टैब्लिश्ड है। सी हमारा सही हो जाएगा। 17 नंबर, बांग्लादेश के साथ कितने
भारतीय राज्य सीमा अपनी साझा करते हैं, शेयर करते हैं? तो वो जो राज्य हैं 5 राज्य हैं वैसे, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से वो राज्य हैं? मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। डेफिनेटली इसको याद रखें, बहुत बार ये पूछा जाता है। तो बांग्लादेश के साथ 5 इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो अपनी जो बॉर्डर्स हैं वो शेयर करते हैं, मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। 18 नंबर देखते हैं, जोहार घाटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये घाटी जो है ध्यान रखें उत्तराखंड में स्थित है, बी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 19 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार की नदियों में जल ग्रहण की क्षमता कम होती है? तो वैसे जो नदी हैं वो हैं प्रायद्वीपीय नदियां, बी हमारा बिल्कुल ही यहाँ सही हो जाएगा। 20 भारत में किस प्रकार के मृदा का सर्वाधिक प्रयोग ईंट निर्माण में किया जाता है? तो ईंट निर्माण में ध्यान रखें लैटेराइट मिट्टी का इस्तेमाल होता है, सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 21 नंबर, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो है वो अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में, सी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस पार्क में ही भालू, हिम तेंदुआ ये सब पाए जाते हैं और इस नेशनल पार्क को ईयर 2014 में 2014 में ध्यान रखें इस बात का वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया था। 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का एग्जाम्पल यानी उदाहरण नहीं है? अगर हम इसकी बात करें तो वो है सरसों। सरसों जो है ये खरीफ फसल का एग्जाम्पल है, ठीक है। खरीफ फसल में और कौन कौन से आते हैं? तो चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, अरहर ये सब खरीफ हो जाते हैं। और रबी फसल में कौन कौन से आते हैं? तो गेहूं, चना, सरसों, जौ आदि, ठीक है। तो खरीफ फसल का एग्जाम्पल नहीं कौन सा है? सरसों, है ना। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। सरसों रबी फसल हो जाती है, खरीफ फसल नहीं, इस बात का ध्यान रखें आप लोग। 23 देखते हैं, रेड सिंधी निम्नलिखित में से किसके नस्ल है? तो रेड सिंधी अगर हम बात करें तो ये गाय की एक नस्ल है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर देखते हैं, 24 में है, देश में प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक भंडार कहां पे है? तो सर्वाधिक नेचुरल गैस का जो भंडार है वो है मुंबई हाई में, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना जो है 1975 में करा गया था, सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 26, केंद्र राज्य संबंध पर गठित एमएम पुंछी आयोग का जो है रिलेशन क्या किस वजह से है, इसका गठन कब करा गया था? तो इसका गठन जो है पहले तो ध्यान रख ले 2007 में इसका करा गया था, ठीक है। सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। एमएम पुंछी आयोग का गठन 2007 में किया गया था और इसका जो रिलेशन है इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है 2010 में दे दी थी गवर्नमेंट को, ठीक है। केंद्र और राज्य संबंधों पर यह आधारित आयोग था जिसका गठन करा गया था। 27, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति जो है आर्टिकल 155 के तहत करता है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये बात ध्यान रखें, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो 155 आर्टिकल इसमें जो है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राज्यपाल आर्टिकल 159 के तहत अपने ओथ ग्रहण करते हैं, यानी शपथ ग्रहण करते हैं। राज्यपाल किसी भी राज्य में कार्यपालिका का प्रधान होता है, ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं 28, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो उसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, बी हमारा सही हो जाएगा। 29, संसद के सत्रारंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित हो जाना चाहिए? तो वो जो डेज लिमिट है वो ध्यान रखें 6 वीक्स। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, यहाँ कोई डेज नहीं लिखा जाता है, ठीक है। 6 हफ्ते यहाँ पे साफ साफ लिखे गए हैं। तो यहाँ पे 6 हफ्ते मतलब आप लोग अपने हिसाब से यह अज्यूम ना कर लें कि 1.5 महीना, ठीक है। बहुत से लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं। जैसे हमारा एक क्वेश्चन था कि अगर कोई भी सदस्य अगर लोकसभा से एब्सेंट है, कितने दिन तक वो एब्सेंट रहेगा तो उसकी सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी। तो आर्टिकल में मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सीधे 60 डेज लिखा गया है, ठीक है, यानी 60 दिन। तो बहुत से बच्चे वहां ऑप्शन में 2 माह भी है, तो बहुत से बच्चे बोल रहे हैं 2 माह होगा, 2 माह होगा। नहीं माई भाई, 2 माह नहीं होगा, 60 दिन अगर लिखा गया है, जो वर्ड्स लिखे गए हम उसी पे जाएंगे। 60 दिन लिखा गया है, ना कि 2 महीने, इसलिए हमेशा ध्यान रखें 60 डेज होगा, 2 महीने नहीं होगा। 3 देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, क्या है? सरकार की संघीय व्यवस्था भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से ये लिया गया है? तो ये जो लिया गया है कनाडा से लिया गया संघीय व्यवस्था, सी करेक्ट हो जाएगा। 31, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई? तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई है, वो की गई भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर, संविधान सभा द्वारा गठित संचालन समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो उसके अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हमारा सही हो जाएगा। और भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को किया गया था और संविधान सभा द्वारा गठित जो है प्रमुख समितियां जो कौन कौन थी, तो उसमें थी नियम समिति, संचालन समिति, प्रारूप समिति, संघ संविधान समिति और इसके अलावा भी बहुत सारे थे, लेकिन इसका मैंने एक प्रमुख समितियों का ये नाम बता दिया आपको, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 33, किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या का 15% से एक्स्ट्रा नहीं हो सकता है? तो ये जो कब किया गया, ये किया गया था 91वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 2003 में, ये संशोधन हुआ था, ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। यहाँ पे 2003 में इस संशोधन को लाया गया था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
के संबंध में उपबंध का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के भाग 5 के अंतर्गत ये आता है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सॉरी। 35 पंचायत चुनाव में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु जो है, न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो वो जो न्यूनतम आयु है वो निर्धारित की गई है 21 ईयर्स। बी हमारा सही हो जाएगा। 36 देखते हैं, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन जो है ये करा गया था 1955 में। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 37 समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, समाचार पत्र यानी कि केंद्र राज्य दोनों इस पे अपने कानून बना सकते हैं। 38 देखते हैं, निम्नलिखित से कौन सा पुस्तक प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? तो प्रेमचंद द्वारा इसमें से कौन सी नहीं लिखी गई है? तो वो है यशोधरा। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यशोधरा ये प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है। रंगभूमि, निर्मला, गोदान ये सब जो है पुस्तकें प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई हैं। और यशोधरा पुस्तक के जो अगर बात करें राइटर की तो वो है मैथिली शरण गुप्त जी। 39 राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ध्यान रखें ये कल परसों का डेट है 24 अप्रैल, इसी दिन था राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका जो रिलेशन है वो है सरोद से। डी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 41 नंबर देखते हैं। 41 नंबर में है ग्रे बुक किस देश का या के सरकारी रिपोर्ट प्रकाशन दस्तावेज है? तो ग्रे बुक जो है ये ध्यान रखें जापान, ठीक है, और बेल्जियम, इन दोनों देशों का जो सरकारी दस्तावेज प्रकाशन का ये बुक है उसको ग्रे बुक कहा जाता है। 42 स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? यानी गोल्डन पैगोडा। तो गोल्डन पैगोडा जो है कहा जाता है म्यांमार को। बी हमारा सही हो जाएगा। म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं 43 भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय जो है हेडक्वार्टर ये कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जो है वो भोपाल में है। डी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। 44 नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति को किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसको जो है लागू किया गया साल 2003 में। डी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 45 अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन यानी कि इंटरपोल, इसका गठन किया गया कब? तो इसका गठन जो है किया गया था 1923 में। ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसका गठन कहाँ किया गया? तो लियोन फ्रांस में। 46 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो वो जो पंचवर्षीय योजना था वो था छठी पंचवर्षीय योजना। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो एक तरीके से ट्रिक भी है, छठी पंचवर्षीय योजना में 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, 47 देखते हैं भारत में योजना आयोग का गठन किस समिति के सिफारिश पर यह किया गया था? तो वो जो समिति थी वो थी केसी नियोगी समिति। ये हमारा सही हो जाएगा। 48 निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर के एग्जाम्पल्स हैं? अप्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो सेवा कर अप्रत्यक्ष कर है, सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर है और बिक्री कर या अप्रत्यक्ष कर है। तो यहाँ डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सभी के सभी। 49 मनरेगा योजना के पहले चरण में देश के कुल कितने जिले में ये लागू किया गया? तो देश के टोटल 200 जिले में ये मनरेगा योजना पहले चरण में लागू किया गया था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्राएं एक साथ प्रचलन में है तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। यह जो है किसने कहा है? तो ये जो स्टेटमेंट है देखिए ये ग्रोशम के नियम के अनुसार ये कहा गया है। बी हमारा सही हो जाएगा। 51 देखते हैं पर्यावरण संबंधित प्रसिद्ध मॉन्ट्रियल समझौता किस वर्ष किया गया था? तो मॉन्ट्रियल समझौता जो है ये किया गया था 1987 में। सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 52 निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण जो नहीं है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। सी यहाँ हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 53 जैवमंडलीय सुरक्षित क्षेत्र यानी सिमलीपाल किस राज्य में ये स्थित है? तो सिमलीपाल जो है ये उड़ीसा में स्थित है। बी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 54 देख लेते हैं निम्न में कौन दुर्लभ जातियां यानी रेयर स्पीसीज के एग्जाम्पल्स हैं? तो रेयर स्पीसीज के जो एग्जाम्पल हैं वो है हिमचीता। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दुर्लभ जातियों की संख्या विश्व में सबसे ही कम होती है और ये जातियां कुछ ही भौगोलिक क्षेत्र में सीमित रहते हैं, वहीं पे वो पाए जाते हैं। हिमचीता तथा शुतुरमुर्ग ऐसे हैं जो इसके एग्जाम्पल्स के अंतर्गत आते हैं। 55 राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी का मुख्यालय ये कहाँ पे है? तो इसका जो मुख्यालय है वो है हैदराबाद में। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी, ए करेक्ट हो जाएगा। 56 नंबर कोणीय संवेग की बीमा निम्नलिखित में से क्या है? तो कोणीय संवेग की बीमा जो है वो है ml²T1। ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 57 निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है बात अगर हम करें तो वो है विद्युत धारिता। ए करेक्ट हो जाएगा। 58 यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति बढ़ जाए तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वो घट जाएगा। ए हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 59
प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से क्या नहीं बदलता है? तो जो नहीं बदलता है वो है आवृत्ति, बी सही हो जाएगा। 60 डूबते हुए सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश के किस परिघटना से रिलेटेड है? तो ये प्रकाश के देखिए प्रकीर्णन से की वजह से होता है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 61 नंबर देखते हैं, हीरा में कौन सा प्रसंस्करण पाया जाता है? तो हीरा में ध्यान रखें sp3 पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। sp3 हीरा में sp3 प्रसंस्करण ये पाया जाता है और ग्रेफाइट में sp2 प्रसंस्करण पाया जाता है। 62 निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में न चिपकने वाली परत चढ़ाने के लिए किया जाता है? तो वो जो है उसका प्रयोग होता है वो है टेफ्लॉन, बी सही हो जाएगा। 63 निम्नलिखित में से किसके कारण कांच का रंग लाल हो जाता है? तो कांच का रंग जो है याद रखें मैग्नीज डाइऑक्साइड की वजह से होता है, ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 64 नंबर, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? तो लोहे का सबसे शुद्धतम रूप की अगर हम बात करें तो वो है पिटवा लोहा, बी सही हो जाएगा। 65 चिली साल्ट पीटर का रासायनिक रूप क्या है? तो चिली साल्ट पीटर का रासायनिक रूप की अगर हम बात करें तो वो है NaNO3, बी सही हो जाएगा। 65 नंबर, आरम्बेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो आरम्बेल जो है वो जो है उदाहरण है वो है परजीवी का, डी हमारा सही हो जाएगा। 67 पादपों में जल का परिवहन होता है कैसे? तो पादपों में जल का परिवहन जो होता है वो होता है जाइलम के द्वारा, सी करेक्ट हो जाएगा। 68 मेढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन करता है? तो मेढक ध्यान रखें वो जो है फेफड़ा और त्वचा इन दोनों के द्वारा श्वसन करता है, तो डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। मेढक जो है मनुष्य की तरफ फेफड़े से भी होते हैं इसमें और वो वहाँ से भी सांस लेता है और अपने स्किन से भी वह सांस लेता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा 69 क्षुद्रांग की लंबाई होती है लगभग कितनी? तो देखिए क्षुद्रांग की जो लंबाई होती है वो 7.5 मीटर होती है, सी करेक्ट हो जाएगा। 70 पालक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पालक में जो है ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ये हमारा करेक्ट हो जाता है। और ऑक्जेलिक एसिड ही आपकी किडनी की पथरी या सिंपल समझ लीजिए आपके पेट में जो स्टोन बनता है उसको बनाने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 71 में क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा की है? तो वो जो किया है वो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने किया है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 72 भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र स्थापना किस राज्य में की जाएगी? इसकी स्थापना जो है इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी पूछा जा रहा है, वो जो राज्य है वो है छत्तीसगढ़, सी हमारा सही हो जाएगा। 73 नंबर देखते हैं, हाल ही में अमेरिका के नवचर्चित राष्ट्रपति जो बाइडन का संबंध किस राजनीतिक दल से है? तो जो बाइडन का रिलेशन ये पहले भी आ चुका है, मैंने आपको बताया है, इसका जो रिलेशन है वो है डेमोक्रेटिक पार्टी से, बी हमारा सही हो जाएगा। जो बाइडन 20 जनवरी 2021 को अमेरिका के 46वें नंबर के, ध्यान रखिए ये नंबर पूछा जाएगा, 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं और उन्होंने अपना शपथ ग्रहण किया है। वे डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हैं और 2009 से 17 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं ये। 7 नंबर, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वेनेडियम के भंडार को खोजा है, इसकी खोज की है? तो वो जो है देखिए अरुणाचल प्रदेश है, डी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 75 नंबर, जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का जो स्थान है वो है 7वें नंबर, बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट पोजीशन की बात करें तो वो है मोजाम्बिक। 76 हाल ही में चर्चा में रहा रतले पनबिजली परियोजना किस नदी पर ये स्थित है? तो रतले पनबिजली परियोजना जो है ये याद रखें चिन्नाव नदी पर स्थित है, ए करेक्ट हो जाएगा। 77 नंबर देखते हैं, भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है जिसका नाम क्या है? तो उसका जो नाम है वो है शक्ति, सी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बाई मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं ये जो लिखा गया है वो है मोहम्मद हामिद अंसारी, डी हमारा सही हो जाएगा। 79 हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने स्टार्स परियोजना को मंजूरी दी, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका जो संबंध है वो ध्यान रखें इसका रिलेशन है शिक्षा क्षेत्र में सुधार से, ये हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 80 देखते हैं, दिसंबर 2020 में किस व्यक्ति को ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया? तो ग्लोबल टीचर प्राइज से जो सम्मानित किया गया है वो है रंजीत सिंह डिसाले, ठीक है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के सरकारी शिक्षक है रंजीत सिंह डिसाले, इनको ही 2020 में ग्लोबल टीचर पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है। वो इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले भारतीय हैं और इसके तहत उनको $1 मिलियन यानी कि अगर इंडियन करेंसी में बात करें तो लगभग 7.4 करोड़ रुपए हो जाता है, ठीक है। 81 देखते हैं, गरीबों को किफ़ायती मूल्य पर भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने माँ योजना की शुरुआत की? तो वो जो राज्य सरकार है वो है पश्चिम बंगाल, सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 82 हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किस क्षेत्र को राज्य के 31वें जिले के रूप में गठित करने की मंजूरी दी है? तो राज्य के 31वें जिले को जो है वो विजयनगर को
घोषित करने का मतलब 31वां जिला बनाने का घोषणा किया गया है। कर्नाटक में जो है ना खान समृद्ध बेल्लारी क्षेत्र को काट कर नया विजयनगर जिला बनाने का निर्णय इसको किया गया है और कर्नाटक सरकार के द्वारा लिया गया है ये डिसीजन, और यह राज्य का 31वां जिला होगा कर्नाटक राज्य का। 83 हाल ही में किस देश द्वारा कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर का सफलतापूर्वक संचालन किया गया है? तो वो जो संचालन किया गया वो है चीन के द्वारा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। आर्टिफिशियल कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल सन का इन्होंने अपना इजाद कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा हाल ही में किस भारतीय को यांग चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है? तो वो जो भारतीय है वो है विद्युत मोहन, बी हमारा सही हो जाएगा। 85 हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 22,000 रन बनाने वाला बल्लेबाज कौन बने हैं? तो वो जो बल्लेबाज बने हैं वो हैं विराट कोहली, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 86 हाल ही में किस व्यक्ति को लोकसभा में महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो लोकसभा में महासचिव के रूप में जो नियुक्त किया गया वो है उत्पल कुमार सिंह, बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 87 हाल ही में त्योकर आर्द्रभूमि परिसर को अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ये स्थित है? त्योकर आर्द्रभूमि, तो ये जो स्टैब्लिश्ड है ये याद रखें लद्दाख में स्टैब्लिश्ड है, बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 88 नंबर, विश्व एड्स दिवस का जो थीम की अगर हम बात करें वो क्या था? तो विश्व एड्स दिवस का जो थीम था वो था एंडिंग द HIV एड्स एपिडेमिक रेजिलेंस एंड इम्पैक्ट, ये हमारा यहाँ बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। याद रखें 1 दिसंबर को हर साल विश्व एड्स दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए 89 देखते हैं, वर्ष 2020 का मान बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये जो प्राइज जो प्रदान किया गया है ये प्रदान किया गया है डागल स्टुअर्ट को, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 90 नंबर, 13वां पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में किस देश में आयोजित ये होने वाला है? तो ये जो आयोजित होने वाला है वो है इंडिया में, ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। 91 हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के लोगों के लिए सरकारी नौकरी में 100% सीटों को रिजर्व कर दिया है? तो 100% जिन्होंने रिजर्व कर दिया है वो है मध्य प्रदेश, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण देने का इन्होंने घोषणा कर दिया, मतलब बाहरी स्टेट से कोई भी आके यहाँ पे नौकरी नहीं ले सकता है अनटिल अनलेस वो मध्य प्रदेश का सिटीजन हो। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होने वाला 190वां सदस्य देश कौन है? तो वो जो 190वां सदस्य देश है वो है अंडोरा, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 93 में क्या बोला जा रहा है? जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया? तो ये जो सम्मेलन किया गया है ये फ्रांस के द्वारा किया गया, ये करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 94 नंबर, क्या है? वर्तमान में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी यानी RCEP में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो इसमें सदस्य देशों की संख्या है 15, ठीक है, सी हमारा बिल्कुल ही यहाँ पे सही हो जाएगा। 10 आसियान देशों समेत एशिया प्रांत क्षेत्र के 15 देशों ने इस क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी में समझौता पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है, और इस निर्णय के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA बन गया है। भारत ने अपने मुद्दों एवं चिंताओं का संतोषजनक ढंग से समाधान न होने के कारण पिछले साल नवंबर में ही खुद को इससे अलग कर लिया था, ये ध्यान रखें, ठीक है। चलिए 95 देखते हैं, अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित खिलाड़ी मीराबाई चानू का रिलेशन किससे है? तो मीराबाई चानू का जो अगर रिलेशन हम बात करें तो इनका रिलेशन है भारोत्तोलन से, सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 96, 8:30 पर घड़ी में घंटों की सुई तथा मिनट की सुई के बीच में कोण ज्ञात करें, कितना होगा वो कोण? तो वो जो एंगल बनाएगा वो बनाएगा 75 डिग्री का, सी करेक्ट हो जाएगा। 97 एक शंकु के आधार की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ध्यान रखें वो हो जाएगा 5544 वर्ग सेंटीमीटर, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 98 देखते हैं, यदि नल ए किसी हौज को 30 मिनट में भर सकता है जबकि नल बी 8 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर निकालता है, तो पूर्ण खाली हौज में दोनों नल एक साथ अगर खोल दिया जाए तो 60 मिनट में भर देने हैं, तो हौज की धारिता ज्ञात करना है। कितना हो जाएगा हौज की धारिता? तो हौज की जो धारिता है वो है 480 लीटर, सी करेक्ट हो जाएगा। 99 देखते हैं हम, एक दुकानदार 10 रुपये में 4 नींबू खरीद कर 15 रुपये में 5 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत जो बात करें वो हो जाएगा 20% वो जो है लाभ कमाएगा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, हमारा आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। एक कक्षा में 20 छात्र का औसत भार 25 kg है, यदि अध्यापक का भार भी इसमें मिला दिया जाए तो औसत भार 500 ग्राम की वृद्धि इसमें हो जाएगी। तो अध्यापक का भार ज्ञात करना है, अध्यापक का भार कितना है? तो अध्यापक की अगर हम भार की बात करें तो वो हो जाएगा 35.5 किलोग्राम, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 जिसका कट ऑफ था 71। उम्मीद करता हूँ आपने इसको टच किया होगा और इससे अच्छा परफॉर्म किया होगा। तो लाइक करें और अपने अटेंडेंस दर्ज करें, वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।